हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज? ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है यही व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है। ठीक है, इसमें कितने रेसिस्टेंस हैं? देखिए R1 R2 R3 R4 4 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। बीच में जो है ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं एरो भी लगा हुआ है। एरो ऊपर की डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में एरो है। ये क्या शो करता है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। किसके थ्रू? गैल्वेनोमीटर के थ्रू, है ना। ये थोड़ा भी तिरछा हो जाएगा तो समझिए कि करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में। ठीक है, देखिए हमने दूसरे फिगर में इसे ड्रॉ किया है, इसको हमने तिरछा कर दिया। इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में अगर तिरछा होगा तो हम समझेंगे कि इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। अगर सीधा रहा इस तरह तो समझिए कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है, यानी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, ये क्या है? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होगा तो समझेंगे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और करंट फ्लो नहीं होगा, एक करंट फ्लो नहीं होगा, है ना, यहाँ पे मतलब IG इक्वल टू 0 है तो समझेंगे कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यही पहचान है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? IG 0 है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल आर सेम एट पॉइंट बी एंड डी। पोटेंशियल जो है सेम है बी और डी पॉइंट पर, इसी की वजह से करंट का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और रिलेशन क्या निकलेगा? R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ध्यान रखना है, जब IG 0 होगा इसका पोटेंशियल की वजह से, क्योंकि इसका पोटेंशियल बराबर हो गया है, तो एक रिलेशन निकल जाता है रेशियो का, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। यही मैंने लिखा है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगर कोई भी 4 रेसिस्टेंस आपका इसमें दिया हो, है ना, उसमें 3 रेसिस्टेंस का वैल्यू आपको पता है और 1 रेसिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इस फार्मूला से आप उसे निकाल लेंगे। जो अननोन रेसिस्टेंस है ना, उसको इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे, इस रिलेशन से। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसमें देखिए, इसमें क्या देख रहे हैं कि IG का वैल्यू जो है 0 नहीं है, मतलब कुछ करंट फ्लो हो रही है ना। IG का कुछ वैल्यू है, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल आर नोट सेम एट पॉइंट B एंड D। जो देख रहे हैं B पॉइंट और D पॉइंट पर क्या है? पोटेंशियल सेम नहीं है ना। जब पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो उसका रिलेशन कैसा निकलेगा? ऐसा, यानी रेशियो में जो रिलेशन निकलेगा ऐसा रिलेशन R1/R2 डज नॉट इक्वल टू R3/R4 होगा। तो इसको हम सॉल्व किस फार्मूला से करेंगे? कौन से लॉ से करेंगे? ये देखिए, किरचॉफ रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे कंडीशन को, ये जो देख रहे हैं ऐसे कंडीशन को हम किरचॉफ रूल से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अब इसके जगह हम एक रेसिस्टेंस डाल देते हैं। हमने यहाँ पर एक रेसिस्टेंस डाल दिया। करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है, क्योंकि B और D जो है इसका पोटेंशियल क्या है? बराबर है, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। जब पोटेंशियल बराबर होगा तो उसके लिए हमने एक रिलेशन निकाला है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, है ना। R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये रिलेशन भी है, हमने निकाल दिया है। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी तो क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, इस ब्रांच को हम हटा देंगे और ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। बीच से हमने इस सर्किट को हटा दिया और ऐसे सर्किट में हमने कन्वर्ट कर दिया। इस सर्किट को मैं दिखाता हूँ अगले पेज पे। मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसमें? देखिए, ये जो करंट है इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में गुजरेगी। हमने मान लिया कि इधर I1 करंट जा रही है, ये जो I करंट है इससे I1 करंट इधर निकली और शेष करंट इधर निकलेगी। शेष करंट क्या होगा? I में से I1 को हमको माइनस करना होगा, तो शेष करंट इधर निकल गया। ठीक है, इस ब्रांच में इतना करंट आ गया। अब ये जो करंट है इस पॉइंट पर पहुंचा
है ना। और यहाँ पर एक ही डायरेक्शन है, एक ही पाथ है, इधर भी एक ही ब्रांच इधर है, तो क्या करेंगे, ये डायरेक्ट सीधे यहाँ पहुँच जाएगी। ये I1 हो गया, और ये क्या होगा, ये डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, ये भी यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि ये सीधा है, सीधा पाथ है, एक ही पाथ है, I माइनस I1 हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है, दोनों जो करंट है इस पॉइंट पर आ गया, और आ गया तो क्या होगा, एक ही रास्ते से निकलेगा, यानी दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए इधर का वैल्यू I माइनस I1 है, और उधर का वैल्यू क्या है, प्लस I1। दोनों को हमने ऐड कर दिया, एक माइनस I1 एक प्लस I1 कट गया, तो क्या बचेगा, I बचेगा। ठीक है, यही करंट ना हमको निकालना था, जो करंट इंटर हुई है वही करंट बाहर निकल रही है। इसका मतलब मेरा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है। ठीक है, अब इसको मैं दूसरे सर्किट में कन्वर्ट कर देता हूँ, सिमिलर देखना है कैसे करूँगा। बी और डी पॉइंट को मैंने एक जगह ले आया, इसको मैंने यहाँ पर खसका के लाया, इस पॉइंट पर, इसको मैं खसका कर इस पॉइंट पर लाया, यानी बी को ले आया, फिर डी को भी ले आया, है ना। और देखिए जब बी यहाँ आया तो ये दोनों रेसिस्टेंस एक साथ आ गया ना, यहाँ पे ऐसे जो रेसिस्टेंस है ये भी नीचे आ जाएगा, और ऐसे रेसिस्टेंस ये भी नीचे आ जाएगा, है ना। तो हमने इस रेसिस्टेंस को भी यहाँ पे अटैच कर दिया, और इसके साथ एक और रेसिस्टेंस है, इसको भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया इस पॉइंट पर। ये सी पॉइंट है और ये क्या है, ए पॉइंट है। अब देखिए, अब डी भी तो यहाँ पर पहुँच गया है, ऊपर से बी पहुँचा, अब नीचे से डी भी यहाँ पर पहुँच गया है, तो ये भी इसके साथ जो ये रेसिस्टेंस ये भी जाएगा इधर, तो ये भी यहाँ आ गया, और R3 भी जाएगा, तो ये भी यहाँ आ गया, है ना। ये I करंट है, इधर I करंट निकलेगी, तो आपको कैसा सर्किट यहाँ निकल गया, एक पैरेलल सर्किट के रूप में आपको ये मिल गया, है ना। मैं इसका नाम दे रहा हूँ, ये R1 है और ये R2 हो गया, ये जो है R3 हो गया, और ये जो है R4 हो गया, है ना। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब मैं आपको इस सर्किट का करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं इसमें I करंट है, यहाँ पर क्या होगा, I1 करंट हमने मान लिया कि इस रास्ते से जाएगी, यानी इस पाथ से गुजरेगी, इस ब्रांच से जाएगी, तो यहाँ पर शेष करंट जाएगी। I में से कितना, हमको माइनस I1 करना पड़ेगा, I में से I1 करेंगे तभी ना शेष करंट इधर से गुजरेगी, क्योंकि I1 करंट तो I में से निकल गया, अब जो निकल गया करंट उसको तो माइनस करना होगा, तभी शेष करंट इस ब्रांच में आएगी। अब ये है ना, यहाँ पर पहुँची, दो ब्रांच इसको मिल रहा है, यहाँ पर ये I2 करंट इस ब्रांच में मान लिया कि आ गई, ठीक है, I1 से, तो इसमें कितना मिलेगा करंट, I1 में से I2, I1 है, I1 में से इस ब्रांच वाले करंट I2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो शेष करंट इसमें आ जाएगी। अब क्या देख रहे हैं, ये करंट यहाँ पहुँच गई है, ये करंट यहाँ पहुँच गई, फिर दोनों इस पॉइंट पर आई और ऐड होके फिर इधर चली गई, ऐड कर देंगे दोनों को, I माइनस I1, और इधर क्या है, प्लस I1 माइनस I2। देखिए यहाँ पर I1 प्लस में, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, तो I माइनस I2 यहाँ पे हमें निकल गया रिजल्ट। ठीक है, I माइनस I2, ये यहाँ पे आ गई करंट और ये करंट यहाँ आ गई। अब फिर दोनों इस पॉइंट पे आ गई, दोनों पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और फिर इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। देखिए इधर कितना है, I2 है, प्लस इधर कितना है, I माइनस I2। देखिए एक प्लस I2 एक माइनस I2, कैंसिल, I बच गया, हमें यही करंट चाहिए था। ठीक है, यहाँ यही I करंट इंटर हुई है इस सर्किट में, और इस सर्किट से होते हुए, है ना, इस डायरेक्शन में निकल गई, है ना, इस रास्ते निकल गई, जो करंट इंटर हुई वही करंट निकली I। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है, सही है, क्योंकि जो करंट इंटर होती है वही, उसी करंट को बाहर निकलना चाहिए, वही करंट बाहर निकल रही है। इसका मतलब सारे ब्रांच में
हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन को सही सही लिखा है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ सर्किट से आपको परिचय कराते हैं। देखिए ये सर्किट है, ठीक है, इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए बारी बारी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस सर्किट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, इस सर्किट में क्या देख रहे हैं, सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो नहीं होने के पीछे कारण है पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल क्या है, बराबर है, समान है ना, इसलिए करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और जब पोटेंशियल समान होता है तो एक रिलेशन क्रिएट होता है इस फिगर में, वो रिलेशन यहाँ मैंने लिख दिया है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, है ना। ये तो होना ही चाहिए क्लियर। हमेशा ध्यान रखिए रेशियो जो होना चाहिए एकदम पूरा बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं रेशियो है तो वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, है ना। जब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। याद रखिए हमेशा, मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, और जब ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन को अगर पूरी तरह से अगर यह सर्किट सेटिस्फाइड कर रहा है तब क्या करेंगे, बीच वाला जो सर्किट है इसको हटाकर आप ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ध्यान रहे ये तभी हटाना है जब इस इक्वेशन को यह पूरी तरह से सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर कोई वैल्यू रख दें, जैसे 4 रख दें, यहाँ पर 8 रख दें, यहाँ पर 8 रख दें, यहाँ 16 रख दें। जैसे कि मैं यहाँ 4 दे दे रहा हूँ, यहाँ पे 8 दे दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 6 दे दे रहा, यहाँ पर 8 दे दे रहा हूँ और यहाँ पर 16 दे दे रहा हूँ। हमको बैठाना है इस फार्मूला पे। R1/R2 4/8 हो जाएगा इक्वल टू R3/R4 कितना हो जाएगा, 8/16 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो 1 2, इसको काटेंगे तो ये भी 1 2, 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया ना। दोनों बराबर हो गया कि नहीं, हाफ हाफ आ गया ना, दोनों हाफ हाफ दोनों आ गया तो क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो पूरा क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम आराम से इस ब्रांच को मूव कर देंगे और ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जो नीचे देख रहे हैं सर्किट, ऊपर सर्किट का ही ये रूप है, लेकिन ये क्या हुआ है, इसमें देख रहे हैं कि कंप्रेस कर दिया गया है। जैसे आप इमेजिन कर लीजिए ये डी पॉइंट यहाँ था पहले, ठीक है, हमने इसको कंप्रेस करके इधर किया। ठीक है, तो सबसे पहले इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में क्या देख रहे हैं, डी पॉइंट से अटैच है R4 रेसिस्टेंस और R3 रेसिस्टेंस इस डायरेक्शन में है सब। जब डी पॉइंट अंदर की ओर जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों का डायरेक्शन भी तो अंदर की ओर होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन अंदर की ओर चला गया। ठीक है, और यहाँ आई जो है 0 है, इसके पीछे कारण तो आपको मैंने ऊपर बता दिया है, सी और डी का पोटेंशियल क्या है, बराबर है ना। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना ही चाहिए। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड ये सर्किट कर देगा, है ना, इसका कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, जब इस तरह सेटिस्फाइड कर देगा इस इक्वेशन को, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, तब क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये सिंपल सर्किट की तरह हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नीचे देखिए, नीचे हमने क्या किया है, इस डी पॉइंट को हम यहाँ पर ले आए हैं, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में लाए हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा, क्या देख रहे हैं, ये जो बी रेसिस्टेंस है, बी डी रेसिस्टेंस, ये भी ऊपर आ गया और ए डी रेसिस्टेंस ये भी ऊपर आ गया। देखिए यहाँ पर इस फिगर में, है ना, बी डी रेसिस्टेंस आ गया ना सीधा और ए डी रेसिस्टेंस भी आ गया सीधा। नहीं, दोनों रेसिस्टेंस क्या है, एक सीधा एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, है ना। और ये जो आई करंट इसमें भी फ्लो नहीं हो रहा है, नहीं, सब सेम ही सर्किट है, सब क्या है, सेम सर्किट है। तो क्या करेंगे, इसमें जो है रिमूव कर देंगे और ऐसे सर्किट में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं R1/R2 इक्वल टू R3/R4, यानी पूरी तरह से इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए हमने इस ब्रांच को रिमूव कर दिया और ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम इजीली, बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो गया, सीरीज हो गया, और ये भी क्या हो गया, सीरीज हो गया। इस दोनों का ऐड कर देंगे, एक रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, और इस दोनों को ऐड करके एक रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, और दोनों जब पैरेलल हो जाएगा तो सॉल्व कर देंगे आसानी से। ठीक है, और नीचे हमने ये जो फिगर बनाया है एकदम इसी का उल्टा है, सेम इसी का फिगर है, लेकिन ये क्या है, उल्टा है। ठीक है, इसमें भी हम उसी तरह
रूल अप्लाई करेंगे, देखना है इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और ऐसे सर्किट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आप इसको बार बार देखिए, मैंने जो बोला है इसको बार बार देखिए, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक प्रयास कीजिए कि इसको हम देखते रहें। ठीक है, और पीछे मैंने जितना भी बताया है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में उसको 2 से 3 बार जरूर देखिए। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पर जाइए। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। थैंक यू।